हेलो फ्रेंड्स, जैन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, जिसमें पोटेंशियल एंड जो करंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सो इसकी अगर हम डेरिवेशन लिखें तो क्या बनेगी, ओम expressed a relation between the potential developed at the ends of a conductor and current flow in the conductor. ओम एक्सप्रेस्ड अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड मीन्स जो पोटेंशियल हमने डेवलप्ड किया उसके बीच में एंड द एंड ऑफ द कंडक्टर मीन्स कंडक्टर का एंड करंट फ्लो इन द कंडक्टर, और क्या जो करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है उन सब के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन एक्सप्रेस करता है, ओम एक्सप्रेस करता है। ये उसका लॉ है। दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, ये सब चीजें क्या होती है, फिजिकल क्या होती है, ये फिजिकल स्टेट्स। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फिजिकल स्टेट जो होती है उसका क्या होता है, वो अनचेंज्ड रहती है, और उसमें जो पोटेंशियल अप्लाइड होता है वो जो करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल स्टेट of a conductor physical state means temperature, length and area, और ऐसी सब चीजें जो होती है वो किस में आती है, फिजिकल स्टेट में। remains unchanged then the ratio of potential applied on its end and current flow through it remains constant। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट होती है मीन्स टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया, वो क्या होती है, अनचेंज्ड रहती है। सो जो हमारे पास रेशियो आता है किसका, पोटेंशियल अप्लाइड, उसके एंड पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाइड किया उसका, और जो करंट फ्लोइंग, जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। इफ अप्लाइड पोटेंशियल, हमने अप्लाइड पोटेंशियल क्या लिया है, V,
and current is I, करंट को हमने कैसे लिखा, I से, देन ओम्स लॉ, हमने यहाँ पे देखो सबसे क्लियर बोल दिया गया कि देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट्स एंड, मीन्स जो पोटेंशियल अप्लाइड होता है उसके एंड में उसका रेशियो, उसका और जो करंट फ्लो, जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसको, उन दोनों का जो रेशियो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, मीन्स V और I कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर। और द कांस्टेंट, जो एक कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, R, उसमें उसका उस R का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द कांस्टेंट is called electrical resistance and represented by, और वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय R, R से वो रिप्रेजेंट होता है, और जो कांस्टेंट है उसे हमने क्या लिया गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, 10⁻⁹ EMU ऑफ रेजिस्टेंस। ये इसकी हमारे पास क्या यूनिट है। अब इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, ये सब चीज हमने किसकी देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का। यूनिट और डायमेंशन हमने किसका देखा है, रेजिस्टेंस का। उसमें क्या होगा, mL²T-3, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। सो V/I इज इक्वल टू R, सो V इज इक्वल टू IR। और आपको पता है R क्या, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, R से। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये जो साइन है वो इसमें चेंज हो सकता है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट, और ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेकंड। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, जो ये जगह जिस जगह अप्लाइड होता है, जो कर्व बनाता है, वो कर्व कैसे प्लॉट होता है वो हम देखेंगे। सो कर्व बनाने के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, जो आपने पोटेंशियल अप्लाइड किया एंड पर, आपने हर जगह लाइन लिखी है पोटेंशियल अप्लाइड एट द एंड, जो आपने पोटेंशियल एंड पे अप्लाइड किया है और वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो आपने करंट कंडक्टर को प्रोवाइड किया है। तो आपका जो कर्व बनेगा V और करंट I के बीच में, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सो इन अ कंडक्टर potential applied at the end of a conductor is proportional to current provided that physical state of conductor should not be changed। ये हमने पूरी लाइन पहले लिख चुके हैं
क्या है, कंडक्टर पोटेंशियल अप्लाइड हम एंड पे करते हैं, जो उसके बाद वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने करंट अप्लाइड किया होता है, फिर किसके, उसके फिजिकल स्टेट को, उसके जो फिजिकल स्टेट को हम करंट अप्लाइड करते हैं वो सब क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। सो प्लॉट between potential V and current I will be a straight line. तो अगर कोई भी चेंज नहीं होगा और ये दोनों कांस्टेंट है, आपको पता है उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी कर्व में। R इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाएंगे, tan थीटा। ये क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V, और ये क्या है, करंट मीन्स I, और ये क्या बन रहा है, एंगल थीटा। अगर हम क्या टेम्परेचर डिफरेंस कर दें, ये क्या था, टेम्परेचर सेम चल रहा था, अगर हम इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कर दें तो हमारा प्लॉट कर्व कैसा होगा, कर्व का प्लॉट एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे वी आई कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आई, और ये हमारे पास क्या होता है, वी। ये ओरिजिन, ये यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस निकलते में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर वैसे वो स्ट्रेट लाइन अलग अलग जाती जाएगी। ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा 1 और ये थीटा 2। ओम लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, लेकिन किसके लिए, ओनली मेटालिक कंडक्टर के लिए। मीन्स हमने जो मेटल का कंडक्टर यूज किया था ना, उसी के लिए सिर्फ ओम्स लॉ क्या यूनिवर्सल है। बाकी इधर देखो आपको चेंज हो गया, तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल होता है, पर वो किसके लिए, ओनली मेटालिक के लिए। अब हम इसकी क्या लेंगे, डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका रिलेशन किसके साथ लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द रिलेशनशिप between electric current and drift velocity. सो हम क्या लिखेंगे, एन आई इज इक्वल टू एन ए ई वी और ये डी, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम क्या निकालेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किससे निकाली जाती है, जे से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बाय ए। तो आई की आपके पास वैल्यू क्या है, ये एन ए ई वी डी और ये ए, तो ए से कैंसर, हमारे पास क्या आ गया, एन ई वी डी। अब हम क्या निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
drift velocity means vd. vd का मीन्स क्या होता है, टो ई बाय एम, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम ये वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर दें करंट डेंसिटी वाले में, सो करंट डेंसिटी जे इजिकल टू, इधर ही वैल्यू पुट कर दो एन ई, और वी डी की जगह क्या लिखा हुआ है, टो ई बाय एम, ये जो स्मॉल है वो स्क्वायर कर दो, एन ई स्क्वायर टो ई बाय एम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जे की। अब हमारी जो इक्वेशंस है उसमें क्या है, जो ई और एम है वो कैसे कांस्टेंट है, और जो ये टो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टर, मीन्स वो कंडक्टर किस टाइप का, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन शो कर रहा है, टो शो कर रहा है। और वो किस चीज में, फॉर एन आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस कंडक्टर। सो हम ये पूरी क्या लिखेंगे, इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, इसको पूरा प्रूफ करके बताएंगे। इन अबोव इक्वेशन E and M are constant while tau and n are the characteristic of a conductor for an isotropic and homogeneous कंडक्टर। वो किसके बीच में हमको कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस कंडक्टर। और जो हमने ये लिया है एन ई स्क्वायर टो एम, इसको हम क्या करते हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। अब हमने क्या कर दिया, ये सब चीजें हो गई। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इनको हम कांस्टेंट बता रहे हैं तो ये चीज़ क्या बोली जाती है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। मीन्स अगर हम ये चीज़ बता रहे हैं तो वो क्या बोली जाती है, द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। और जो तो कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा से। सो हम हमारी आगे फॉर्म लेंगे तो वो इन वेक्टर नोटेशन, अगर हम इसे वेक्टर नोटेशन में लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जे इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है हमने इसको क्या लिया है, सिग्मा लिया है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस किससे, सिग्मा से शो करते हैं। तो इसको सिग्मा लिया तो आप इधर वैल्यू पुट करोगे तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ई। अब इसे हम वेक्टर नोटेशन में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा और ई वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को शो करती है, ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को शो करती है। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक form of Ohm's law। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कर रही है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इन जनरल सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस
V is applied at the end of the conductor of length L and area of cross section A। अब हमने ये अप्लाइड किया तो उसमें हमारे पास क्या है, जो हमने सपोज किया है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें जो हमने लेंथ ली कंडक्टर की वो L है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो A है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V बाई L। अगर फ्लो करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो उसकी करंट डेंसिटी बिल्कुल होगी ही सही। अगर करंट डेंसिटी है तो करंट डेंसिटी किससे शो की जाती है, J इज इक्वल टू I बाई A। आपको आपकी इक्वेशन फर्स्ट ध्यान होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रही हूँ इधर। J इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा E। हमारे पास E की वैल्यू आ गई है तो वो इसमें पुट कर देंगे। J इज इक्वल टू सिग्मा V बाय L, हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब ये J दोनों वैल्यू किसकी, J की, तो हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने पर ऑन कंपेरेटिंग कंपैरिजन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू हम किसे रख देंगे, एक दूसरे के आमने सामने, मीन्स I डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने रख दी। अब हमको किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, सो V इज इक्वल टू, ये सब वैल्यू इधर शिफ्ट कर दो, I L सिग्मा A, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है 1 बाय सिग्मा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस साइन से, इस साइन से हम क्या करते हैं 1 बाय सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, सो V इज इक्वल टू सिग्मा L बाय A और ये I का I। अब हमारे पास क्या हो गया, इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो आपने लिखा है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। सो V इज इक्वल टू, ये इसकी जगह R मीन्स IR, और आपको पता है R को हम किस साइन में लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल के। सो ये हमारे पास, सॉरी, ये वापस वही फॉर्मेशन आ गया, और R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाय A। सो यहाँ तक हमारी इसकी क्या हो गई, डेरिवेशन फिनिश हो गई। अब हमें क्या लेना है, रेजिस्टिविटी, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो डू यू लाइक माई कंटेंट, then like it, share it and subscribe it, and you have any question about this topic, so write in my comment section.